स्टूडेंट्स वो हमने किसकी वीडियो ऑफ है यार, देखो यार, अब इन बच्चों के काम देखें यार। ओ भाई आपको मुझे देखने का कोई शौक नहीं है यार। तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को जो हमने डिस्कस किया था उसका वर्बल नाउन और जेरेंड हमने यहाँ से पढ़ना, हमने यहाँ पे छोड़ा था और मैं इसको शुरू से दोबारा पढ़ देता हूँ। तो इसको करेंगे। उस दिन मैंने आप लोगों को जेरेंड के बारे में बताया था कि जो नहीं यार, मैं रिवाइज नहीं करूंगा यार भाई, ये रिवाइज यार शबान, ये रिवाइज वाला काम ही मेरा नहीं है यार। मैं रिवाइज कराऊँ एक कौन सा ऐसे की क्लास में मैं रिवाइज कराऊँ आप लोगों को यार जी। तो जेरेंड डियर स्टूडेंट्स कहते हैं वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब ये नाउन बनती है, शर्त है नाउन बन के ये सब्जेक्ट भी बन सकती है, ये ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, इसे आप जेरेंड कहते हैं। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब नाउन बनती है तो उसे जेरेंड कहते हैं। ठीक है, जेरेंड कहते हैं उसे। और वो जेरेंड जो है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है, किसी भी सेंटेंस का वो ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब देखिए एग्जांपल देखें, मैं कहता हूं शी स्मोक्स फुल स्टॉप। अब देखिए शी हमारे पास सब्जेक्ट है और स्मोक्स हमारे पास वर्ब है। अब मैं इसी वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के मैं इसे स्मोकिंग कर देता हूं और अब मैं कहता हूं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखो स्मोकिंग यहां पे बताएं क्या है, स्मोकिंग यहां पे क्या है स्टूडेंट्स, बताओ, चैट में बताओगे आप लोग, तमाम बच्चे चैट में बताएंगे। स्मोकिंग यहाँ पे जेरेंड है और ये किसका काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये स्मोकिंग यहाँ पे जेरेंड है और ये सब्जेक्ट का जो रोल है वो प्ले कर रहा है। बेटा जब मैं कहता हूं कि चैट में बताया करें तो फिर बताना जरूरी हो जाता है, एक दफा कहना काफी होता है जी। हम वापस बस स्टॉप, अब हम वापस चलते हैं अपनी क्लास में। जेरेंड और वर्बल नाउन डिफरेंस हमने कहा था कि बड़ा बस प्लीज स्टॉप। डिफरेंस हम देखते हैं कि वर्बल नाउन और जेरेंड में फर्क क्या है। देखो जो स्टूडेंट्स, जो जेरेंड इट इज अ कंप्लीट नाउन, सॉरी वर्बल इज अ कंप्लीट नाउन और जो जेरेंड इज इनकम्प्लीट नाउन। क्या मतलब कि इसमें जेरेंड में वर्ब की फोर्स नहीं होती, वर्बल नाउन में जी वर्बल नाउन में वर्ब की फोर्स नहीं होती, जबकि जेरेंड में वर्ब की फोर्स होती है। इसलिए इसे वर्बल नाउन कहते हैं, इसलिए इसे जेरेंड, इसलिए इसे कंप्लीट नाउन कहते हैं, इसलिए इसे इनकम्प्लीट नाउन कहते हैं। तो वर्बल इज अ कंप्लीट नाउन व्हाइल जेरेंड इज एन इनकम्प्लीट नाउन। वजह क्या है, क्योंकि जेरेंड में वर्ब की फोर्स होती है जबकि वर्बल नाउन में वर्ब की फोर्स नहीं। दूसरी बात है कि वर्बल नाउन जेरेंड में आईएनजी फॉर्म मैंडेटरी होती है, आईएनजी कंपलसरी है, आईएनजी होगी तो जेरेंड होगा, जबकि वर्बल नाउन में आईएनजी हो भी सकती है और आईएनजी नहीं भी हो सकती जी। अच्छा, जेरेंड में ऑब्जेक्ट होता है तो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, जबकि वर्बल नाउन में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होती है। इनके वर्बल नाउन के बाद प्रेपोजिशन होगी, उसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर सपोज ना ही प्रेपोजिशन है
ना ही ऑब्जेक्ट का प्रेपोजिशन है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो फिर जैरन होगा। यानी कि जब अकेला आएगा वर्ब के एनजी फॉर्म नाउन में तो वो फिर जैरन ही होगा। इसको आप एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई करते हैं और जैरन को आप एडवर्ब के साथ मॉडिफाई करते हैं जी। तो हमारे पास एग्जांपल है, देखो डियर स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल है ये 5 पेपर में है सीएसएस के। रेगुलर स्मोकिंग अ सिगरेट इज बैड फॉर हेल्थ। पहले तो ये बताएं कि स्मोकिंग अ सिगरेट में स्मोकिंग क्या है, जैरन है या वर्बल नाउन है? पहले तो ये बताएं स्मोकिंग अ सिगरेट में जो स्मोकिंग है ये जैरन है या वर्बल नाउन है? तो डेफिनेटली होंगे, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट ले रही है तो फिर ये जैरन है। और अगर ये जैरन है तो बताओ पीछे रेगुलर लेगी या रेगुलरली लेगी? क्या लेगी? फिर क्या लेगी? अगर ये जैरन है तो फिर रेगुलर यहां पे गलत होगा, फिर यहां पे क्या आएगा? रेगुलरली आएगा। रेगुलरली स्मोकिंग अ सिगरेट इज बैड फॉर हेल्थ। गुड हो गया जी। अब दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, देखो, राइटिंग ऑफ लेटर ब्रिंग्स गुड क्रेडिट। अब बताओ कि यहाँ पे राइटिंग क्या है, जैरन है या वर्बल नाउन? राइटिंग ऑफ लेटर, वेरी गुड, इट इज अ वर्बल नाउन। कैसे पता चला? क्योंकि ऑब्जेक्ट है लेकिन दरमियान में प्रेपोजिशन आई हुई है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है। जब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होगा तो फिर ये हमारे पास क्या होगा? वर्बल नाउन। अब क्या होगा बताओ? ब्रिलियंट राइटिंग ऑफ लेटर होगा या ब्रिलियंटली राइटिंग ऑफ लेटर होगा? क्या होगा? एल्फो की बेटा होगा, तो डेफिनेटली ब्रिलियंट राइटिंग ऑफ लेटर ब्रिंग्स गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा जी, तो ये डिफरेंस हो गया हमारा। अच्छा अब दूसरे हमारे पास देखो कि देखिए वो नाउन जो वर्ब की कंस्ट्रक्शन, जो वर्ब होते हैं और वर्ब से जो नाउन बनते हैं आप उन्हें भी वर्बल नाउन कहते हैं। मैंने कहा था ना कि आईएनजी फॉर्म मैंडेटरी नहीं होती। क्या मतलब है कि वर्ब की फॉर्म, जब आप वर्ब को नाउन, जैसे डिस्ट्रॉय से डिस्ट्रक्शन, अब डिस्ट्रॉय वर्ब है, अब जब आपने डिस्ट्रक्शन किया तो डिस्ट्रक्शन क्या हुआ? वर्बल नाउन। अराइव से अराइवल, अराइव वर्ब है लेकिन अराइवल क्या बन जाएगा? वर्बल नाउन। ऐसा नाउन जो वर्ब से बने उसे भी आप वर्बल नाउन कहते हैं। देखिए जैसे कि देखिए, अराइवल ऑफ गेस्ट मेक्स मी अपसेट। अब अराइवल यहाँ पे क्या है? वर्बल नाउन। और देखिए इसके बीच हमने एडजेक्टिव लगाया हुआ है, हमने इधर एडवर्ब नहीं किया। दूसरी बात मेरे बेटे, जब भी जैरन ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके दरमियान एक और ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सुन ले बात, कि जब भी जैरन ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके साथ आप एक और ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, आप उसी जगह पे पोजेसिव एडजेक्टिव देंगे, यानी कि हिज, हर, देयर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई लव हिम सिंगिंग होगा या आई लव हिज सिंगिंग क्या होगा? आई लव हिम सिंगिंग होगा या आई लव हिज सिंगिंग? अल्फा होगा या बीटा होगा? बताओ। वेरी गुड, आई लव हिज सिंगिंग होगा क्योंकि सिंगिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, जैरन है। जब जैरन ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा तो इसके साथ आप एक और ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, आप इसकी जगह पे पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे। तो आई लव हिज सिंगिंग होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल नाउन एंड जैरन। जैरन और वर्बल नाउन में ये फर्क है। ये हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक था उसको हमने अच्छे तरह से जो है वो कवर कर लिया जी। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं और वो टॉपिक है हमारा कंडीशनल। टॉपिक नंबर 2 है हमारा आज, कंडीशनल सेंटेंसेस। टॉपिक हमारा क्या है डियर स्टूडेंट्स? कंडीशनल्स, या इन्हें आप कंडीशनल सेंटेंसेस भी कहते हैं। देखो मैं आपको एक बात मेरी आप कान खोल के सुन लें। जो आप लोगों को कंटेंट में दे रहा हूं या जो मैं टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा हूं, आप किसी भी टीचर के पास चले जाएं, कोई इसके करीब भी नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अभी आपके ऊपर है। अब किस बन गए? चलो गुड हो गया। कितने पेन लेंगे? चलो तो
ठीक है ना। तो अब आपके ऊपर है कि आप चीजें कैसे आप मेहनत करते हैं या मेहनत नहीं करते। शुरू में तो एनर्जी होती है, लेकिन बाद में फिर आप लोगों की भी वो हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है। तो ये काम नहीं होना चाहिए। देखें, अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो अगर मुझसे कहेंगे ना वन वर्ड, तो मैं आप लोगों को ना हार्डवर्क कहूंगा, ना मैं आप लोगों को फोकस कहूंगा, ना मैं आप लोगों को गाइडेंस कहूंगा। अगर कोई मुझे वन वर्ड का कहता है तो मैं उसको कंसिस्टेंसी कहूंगा। अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो कंसिस्टेंसी उसकी पहली शर्त है। दूसरी शर्त गाइडेंस है। अगेन कह रहा हूं, हार्ड वर्क भी नहीं है। दूसरी शर्त प्रॉपर गाइडेंस है, जो कि सीएसएस के बच्चा प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से बेचारा फेल होता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। पहली शर्त कंसिस्टेंसी, दूसरी गाइडेंस, और तीसरी हार्ड वर्क भी नहीं है। इट इज अ स्मार्ट वर्क विद फोकस, अ फोकस स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का दौर दिया, फोकस, ये चीजें हैं। कंसिस्टेंसी हो, प्रॉपर गाइडेंस हो, और फिर फोकस स्मार्ट वर्क हो, और फिर दो मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। दोनों के मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। माइंड मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से भी जरूरी, क्योंकि माइंड मैनेजमेंट ही आपकी टाइम मैनेजमेंट में भी रोल प्ले करती है। ये चीजें अगर आप कर जाते हैं तो आप दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको आप ना कर सके। और चीजें ये चाहिए आप लोगों को जी। कंडीशनल्स पे आते हैं। रेशनल देखें, कंडीशनल जो है वो चार तरह के होते हैं। पहले तो ये बात देख लें, कंडीशनल चार तरह के होते हैं। एक हमारे पास है जीरो कंडीशनल, एक हमारे पास है कंडीशन वन, एक हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स कंडीशन टू, और एक हमारे पास है कंडीशन थ्री। ठीक है प्यारे बच्चों, चार तरह की कंडीशन है। जीरो कंडीशन, कंडीशन वन, कंडीशन टू और कंडीशन थ्री। जी, जो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस है, इनमें हर कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेज होती है या दो सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था कि सेंटेंस कहते हैं कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब मिलके एक क्लॉज बनती है, और वही क्लॉज आप लोगों का एक सेंटेंस होता है। बड़ी सिंपल सी बात की है, कोई बड़ी बात नहीं है। वन सब्जेक्ट प्लस वन वर्ब, ये मैंडेटरी है इसके लिए, क्लॉज के लिए। और आपकी जो क्लॉज होती है वो एक सेंटेंस फॉर्म करती है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, अगर कोई बच्चा नहीं आया तो जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इनमें दो सेंटेंसेस का होना मैंडेट। इनकी कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं। एक आप लोगों की होगी इफ क्लॉज, या एक आप लोगों का होगा इफ वाली सेंटेंस, और दूसरा आप लोगों का होगा प्यारे बच्चों मेन क्लॉज, और इन दोनों के दरमियान कॉमा आएगा। ये वो कंडीशन नहीं है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन में, ये हो गया वो हो गया। भाई ये मेरा कंडीशनल है, इसमें आप लोगों को डाइवर्सिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी, और डिटेल हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पहली बात इफ क्लॉज। इफ क्लॉज वाली को हम कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, कंडीशनल क्लॉज कहते हैं। और जो मेन क्लॉज होता है प्यारे बच्चों, मेन वाली क्लॉज में उस कंडीशन का रिजल्ट होता है, जो उस कंडीशन का एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और दरमियान में कॉमा है। पहली बात, कंडीशनल सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। जीरो कंडीशन, कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री। और हर कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेज होती हैं। एक होती है इफ क्लॉज जिसमें कंडीशन होती है, शर्त होती है, और दूसरी होती है मेन क्लॉज जिसमें रिजल्ट होता है, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस कंडीशन के ऊपर, और दरमियान में कॉमा होता है। आप यूं कर सकते हैं कि आप मेन क्लॉज को शुरू में उठा दें। क्या करें आप, क्या करें आप प्यारे बच्चों कि आप MC, सॉरी यार थोड़ी सी ये बॉयज समझेंगे, आप मेन क्लॉज को शुरू में उठा के फेंकेंगे, और आप इफ क्लॉज को आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन अब कॉमा नहीं आएगा। अब कॉमा बिल्कुल भी नहीं आएगा। हम पंक्चुएशन में जाके इसकी को बड़ी मुख्तसर सी बात है कि आप मेन क्लॉज को पहले लिख सकते हैं, आप इफ क्लॉज को बाद में करेंगे, लेकिन दरमियान में आप कॉमा नहीं आएगा।
लेकिन आप लोगों ने इसी स्ट्रक्चर को जो है ना वो फोकस करना, इसी को फॉलो करना। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स पहले पहले जीरो कंडीशन पे। जीरो कंडीशनल पे आते हैं हम। प्यारे बच्चों कंडीशनल सेंटेंस को दो तरह से पढ़ेंगे। पहली तरह ये है कि एक कंडीशनल सेंटेंस का यूजेज क्या है, और दूसरी तरह ये है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। हम चारों के चारों कंडीशनल सेंटेंस को सी के ऊपर पढ़ेंगे कि उसका यूजेज क्या है और फिर उसका स्ट्रक्चर क्या है। यूजेज का क्या मतलब है कि किस सिचुएशन में कौन सी कंडीशनल होगी। देखिए चार कंडीशनल, चार सिचुएशन, हर कंडीशन की अपनी अपनी सिचुएशन होगी। यानी कि जीरो कंडीशन की अपनी सिचुएशन होगी, कंडीशन वन की अपनी सिचुएशन होगी, अपना यूजेज होगा, कंडीशन थ्री की टू का भी अपना यूजेज होगा, कंडीशन थ्री का भी अपना अपना यूजेज होगा। और फिर ना सिर्फ यूजेज अपना अपना होगा बल्कि इनका स्ट्रक्चर भी अपना अपना होगा। अगर हम कंडीशनल सेंटेंस के यूजेज की बात करें तो मेरा बेटा जब आपकी सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या कोई फैक्ट हो तो आप उसमें जीरो कंडीशन में लेके जाएंगे। आप इसको कंडीशन वन या कंडीशन टू या कंडीशन थ्री में लेके नहीं जा सकते। दूसरी बात स्ट्रक्चर क्या है। देखिए हमने पहले पढ़ा है कि हर कंडीशनल सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज होगी। अब दोनों क्लॉजेज में प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा। दोनों क्लॉजेज में प्यारे बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इतना सा कंडीशनल सेंटेंस है यार। क्या मतलब कि यूजेज यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और सिमेंटिकली मीनिंग की वजह से हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेंगे, हम किसी फैक्ट की बात। अब मैं एग्जांपल देता हूं, देखो फिर मैं कहता हूं इफ वी हीट आयरन कॉमा इट डैश फुल स्टॉप। अब क्या होगा, इट विल एक्सपैंड होगा या इट एक्सपेंड्स। क्या होगा, इफ वी हीट आयरन इट विल एक्सपैंड या इट एक्सपेंड्स। वेरी गुड आयरन, इट एक्सपेंड्स होगा क्योंकि भाई जब भी आप हीट आयरन को लोहे को हीट देते हैं तो उसमें एक्सपैंड होना होता है, तो इट इज आर फैक्ट। तो दैट्स व्हाई आवर आंसर इज एक्सपैंड। हमारे पास दूसरी एग्जांपल है प्यारे बच्चों। मैं कहता हूं इफ वी बॉइल वाटर कोमा इट डैश। अब क्या होगा, इट विल इवेपोरेट होगा या इट इवेपोरेट्स। क्या होगा, इट विल इवेपोरेट या इट इवेपोरेट्स। भाई आपको पता है ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि जब भी आप वाटर को बॉइल करेंगे तो उसने क्या होना है, इवेपोरेट होना है। बड़ी पहली एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। देखें, इफ ही क्रिएट्स insects in stones, comma, he dash them food. He will supply या he supplies them food। खुदा की बात हो रही है ना। If he creates insects in stones, अगर अल्लाह पाक जो है वो पत्थर में कीड़ा पैदा करता है तो ही विल सप्लाई होगा, ही सप्लाई। ओ भाई हमारा बीइंग मुस्लिम इट्स आवर बिलीफ, ये हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक ने रोजी रोटी देनी है। वो चाहे किसी का भी खुदा हो, चाहे वो मुसलमान का खुदा हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम का खुदा हो, क्योंकि खुदा तो यार एक ही है ना। खुदा सबका साझा है यार, खुदा सबका साझा है जी। तो इफ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स ही
supplies he supplies them food, so it is a zero condition. अच्छा, अब पेपर में अब दो बातें बल्कि तीन बातें। पहली बात है कि ऑन पेपर एप्लीकेशन क्या होगी। देखो मेरा बेटा, आप जब भी ऐसे या प्रेसी में कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली आप कंडीशन 2 और 3 का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे और प्रेसी में ऐसे होता है, क्योंकि जीरो कंडीशन में आप ऐसे में तो आप ना होने के बराबर होता है। अगर लिटरेरी ऐसे आ जाए तो एक अलग बात है। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर कि जब आप जीरो कंडीशन, अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा दोनों तरफ क्या करेगा, अगर कंडीशन सेंटेंस में दोनों तरफ बच्चा प्रेजेंट सिंपल टेंस लगा लेगा, और अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगी या फैक्ट नहीं होगी तो एग्जामिनर उसको क्रॉस कर देगा। तो भाई यार मेक श्योर कि जब भी आप लोगों ने ऐसे राइटिंग करते हुए जीरो कंडीशन का इस्तेमाल करना है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ का होना लाजमी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा। जैसे कि बेटा मैं कह दूं कि इफ ही प्लेज he wins, ओ भाई if he plays he wins, ओ भाई उसका प्ले करने जरूरी तो नहीं कि वो जीत जाएगा। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो ना है ना, अब ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। अब अगर बच्चा ये काम करेगा तो बच्चे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, एग्जाम में कहेगा यार ये क्या, इसको तो जीरो कंडीशन का नहीं पता, तो ये इसमें बच्चा फिर पिट जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दूसरा है कि वर्ड पेपर एमसीक्यू में क्या होगा। बेटा वर्ड पेपर एमसीक्यू में ये होगा कि या तो वो इधर फिल इन द ब्लैंक दे देगा, आप अगली क्लॉज से गेस करेंगे, या वो इधर फिल इन द ब्लैंक देगा वो पिछली क्लॉज को। बेटा जैसे कि देखें, मैं कहता हूं इफ वी डैश वाटर कॉमा इट टर्न्स इनटू आइस। अब क्या होगा, इफ वी फ्रीज होगा, इफ वी फ्रोज क्या होगा। भाई अब पढ़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आप पानी को फ्रीज करते तो उसने बर्फ बननी है, तो क्या होगा, इफ वी फ्रीज वाटर। अब आपने इधर इसको ठीक कर दिया, या वो यूं कर देता है तो वो इधर फ्रीज कर देगा, इधर फ्रीज कर देगा, और इधर वो फिल इन द ब्लैंक कर देगा। अब क्या करेंगे, टर्न्स करेंगे या विल टर्न, क्या करेंगे, if you freeze water it turns into ice। तो ये तीन बातें आप लोगों को मैंने बताई है प्यारे बच्चों, कि इन तीन बातों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। ऐसी राइटिंग में या आप कोई भी पीस ऑफ राइटिंग करते हैं। और दूसरी मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, बल्कि दुश्मन के बच्चों, ये दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है और पढ़ा रहा हूं मैं, आप लोगों ने जब वन पेपर एमसीक्यू में भी आप लोगों ने दोनों क्लॉजेस का ख्याल रखना है, तो इट इज अ जीरो कंडीशनल। अब हम आते हैं अपने प्यारे बच्चों को, मैं अब पढ़ाता हूं कंडीशनल वन। अब हम कंडीशनल वन को की तरफ जाते हैं। कंडीशनल वन, यह फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, यूजेज पढ़ेंगे, फिर हम इसका क्या पढ़ेंगे, फिर हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यूजेज में क्या है, कंडीशन वन में प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होती है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, मैंने मुख्तसर सी बात कर दी है। ये यूजेज में क्या है, आप लोगों के पास प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज होती है, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम करते हैं तो उसके फ्यूचर में हो जाने के या ना हो जाने के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये देखें, अब डिफरेंस क्या है दोनों में, वहां पे 100% रिजल्ट था, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है 70% ऐसे होगा। ठीक है मेरे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो इसी से पकड़े। इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट। इतना भी सिंपल कोई पढ़ा सकते हैं, बताएं। यूजेज क्या होगा, प्रेजेंट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, कि प्रेजेंट में कोई काम करते हैं तो फ्यूचर में जाके पॉसिबल है वो आपकी फेवर में हो जाए। स्ट्रक्चर क्या होगा, इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट। अब जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है,
मैं कहता हूं इफ ही वर्क्स कॉमा ही डैश, अब क्या होगा, ही पासिस होगा या ही विल पास, क्या होगा, इफ ही वर्क्स ही पासिस या ही विल पास, क्या होगा, बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड, इफ ही वर्क्स ही विल पास। जी अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि आप जी मेन क्लॉज में आप प्यारे बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस, अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से हैं, जिनमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, जिनमें मतलब जिनमें आप कमांड करते हैं, सपोज गो देयर, ठीक है ना, से हिम, हेलो वगैरह वगैरह, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। अगर कभी पेपर में मेन क्लॉज में कंडीशनल सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, इफ क्लॉज में फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। जैसे कि देखें बेटा, अगर मैं कहता हूं कि इफ यू मीट कैटरीना कैफ, वाओ, कॉमा से हर हेलो, या इफ यू ड्रिंक कॉमा डोंट ड्राइव, इंपेरेटिव सेंटेंस है। डोंट ड्राइव हुक्म फिक्र है ना, हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा मजे की बात है कि भाई ये इनका मीनिंग भी फ्यूचर का होता है। देखिए इफ यू मीट कैटरीना कैफ से हेलो, यानी फ्यूचर में जाके मिलेंगे ना यार, तो मीनिंग फिर भी फ्यूचर का है। इफ यू ड्रिंक डोंट ड्राइव, मतलब क्या, ड्राइव ना करो, फ्यूचर, तो मीनिंग इनका फ्यूचर में ही है। तो कंडीशन 1 में आप दो तरह से करेंगे, एक तो वही प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज तो वही है, एक क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल, मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल। लेकिन अगर आप मेन क्लॉज में इंपैरेटिव सेंटेंस भी दे सकते हो, इंपैरेटिव सेंटेंस अगर आप लोग देंगे तो फिर पीछे आप लोगों की कंडीशन 1 होगा। अब देखिए ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये जीरो कंडीशन से 100% डिफरेंट है। क्लियर कट सेंटेंस से बता रहे हैं कि भाई मैं कंडीशन 1 हूं और मैं कंडीशन 0 हूं। कंडीशन 1 होगी। अब हम आते हैं प्यारे बच्चों कंडीशनल 2 पे। हमारी थर्ड कैटेगरी है आज की, वो है कंडीशनल 2। बेटे कंडीशनल 2 का जो यूजेज है ना, ये है अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन। ऐसी सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन मीन ऐसी सिचुएशन दैट इज नॉट रियल या दैट इज नॉट ट्रू, या फिर इमेजिनेशन। मेक श्योर कि भाई इनका मीनिंग प्रेजेंट का होगा। एक बात याद लिख लें बात कि मीनिंग इनका प्रेजेंट का होगा। 90% टीचर कहेंगे पास्ट का मीनिंग होता है, मीनिंग इनका प्रेजेंट का होगा। यूजेज क्या है, अनरियल सिचुएशन या इमेजिनेशन। और स्ट्रक्चर क्या है प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर में सिंपल सी बात है, इफ क्लॉज में पास्ट टेंस और मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनेट और मेन क्लॉज में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। या आप इफ क्लॉज में पास्ट टेंस की बजाय वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग ये फिर भी प्रेजेंट करेगा। और मेन क्लॉज आपकी यही होगी, वो क्या होगी प्यारे बच्चों, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म की आप लोगों की मेन क्लॉज वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। अभी जैसे कि देख मैं कहता हूं इफ इट रेंट कॉमा आई वुड गो आउट साइड। देखिए पहले इसको समझे, इफ इट रेंट
लेकिन वही पास्ट इंडेफिनिट आ गया, मेन क्लॉज वुड गो, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? इफ इट रेन्ड आई वुड गो आउटसाइड, इसका ये मतलब है कि नहीं बारिश हो रही है, नहीं मैं बाहर जाऊंगा। अनरियल सिचुएशन, समझ गया बात? इफ इट रेन्ड आई वुड गो आउटसाइड, नहीं बारिश हो रही है और नहीं मैं बाहर जाऊंगा। अब इसको देखें, इफ ही वर्कड कॉमा ही वुड पास, क्या मतलब है? ना ही उसने काम किया और ना ही वो पास हुआ। अनरियल सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन। अब इमेजिनेशन कैसी है? मैं कहता हूं इफ ही, अब बताओ वाज होगा या वर होगा? बताइए चार्ट में, इफ ही वाज या वर अ किंग कॉमा ही वुड मैरी अ क्वीन। भाई चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, आप वर का इस्तेमाल करेंगे। इफ ही वर अ किंग ही वुड मैरी अ क्वीन। इमेजिनेशन है भाई, न ही वो बादशाह है और न ही उसकी किसी मलका से शादी हो सकती है। इमेजिनेशन है। या मैं कहता हूं इफ आई वर एन एसपी, इफ आई वर एन एसपी आई वुड कंट्रोल क्राइम्स। कोई मैं तो है, तो ये भी एक इमेजिनेशन है। और मेक श्योर जब भी ये वाला सूझ जाएगा, इफ वाले सेंटेंस में आप वाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने इफ वाले क्लॉज में किसका इस्तेमाल करना है? वर का। अब देखें ये सेंटेंसेस इनसे डिफरेंट है, मीनिंग में भी और स्ट्रक्चर में। गुड हो गया, गुड हो गया। अब हम अपने थर्ड और लास्ट कंडीशन की तरफ जा रहे हैं। और प्यारे बच्चों, वो है हमारे पास कंडीशनल 3। कंडीशनल 3 हमारे पास जो है वो है कंडीशनल 3। अब भाई कंडीशनल 3 का यूजेज क्या है प्यारे बच्चों? यूजेज सिंपल है, पास्ट। प्यारे महबूब, मैं आपको अभी निकालूं ग्रुप से? इडियट्स, कहानी के दरमियान में बात नहीं कर। आप लोगों को पास्ट इन पॉसिबिलिटीज, सिंपल सी बात है। यूजेज क्या है? पास्ट इन पॉसिबिलिटीज। और इसका स्ट्रक्चर क्या है भाई? स्ट्रक्चर सिंपल है, इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर पॉसिबल इम्पॉसिबिलिटीज। अब देखिए कंडीशन 2 और कंडीशन 3 के फर्क को अंडरस्टैंड करें। कंडीशन 2 और कंडीशन 3 में यह फर्क है कि कंडीशन 2 में प्रेजेंट की सिचुएशन है, यानी कि अब बारिश होगी तो मैं बाहर चला जाऊंगा, यानी कि आप चीजें आपके हाथ में है, अभी आप पाल लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कंडीशन 3 में क्या होगा कि पास इम्पॉसिबिलिटीज, अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, अब पास की बात है, पास में खत्म हो गई है, अब आप उस बात को अचीव नहीं कर। जैसे कि एग्जांपल है, मैं कहता हूं इफ ही हैड वर्कड कॉमा ही वुड हैव पास, या if it had rained I would have go outside, I would have gone, sorry, I would have gone outside. Again, if he had worked, had plus third form, had rained, had plus third form, or would have plus third form, would have plus third form. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ते हैं कंडीशंस के हवाले से।
और वो है प्यारे बच्चों इनवर्जन। इनवेरिएंट समझे? इनवेरिएंट सबसे पहले याद रखें कि दो कंडीशन में होगी, या तो कंडीशनल सेकंड में होगी या कंडीशनल थर्ड में होगी, या कंडीशनल सेकंड में होगी या कंडीशनल थर्ड में होगी इनवेरिएंट, या कंडीशन 2 में होगी या कंडीशन 3 में होगी। अब इनवेरिएंट होती क्या है? सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने एफ को रिमूव कर देना है। इसको क्या कर देना है? हमने रिमूव कर देना है। और उस क्लॉज का, उस कंडीशन का, जो एफ क्लॉज का हेल्पिंग वर्ब होगा, आपने उसको एफ की जगह पे लगा देना है। ये इनवेरिएंट है बस। एफ को रिमूव करना है और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है आपने उसकी जगह पे, इफ की जगह पे हेल्पिंग वर्ब लेके आ जाना है। बेटा जैसे कि देखें, मैं कहता हूं इफ आई वर अ किंग, कोमा आई वुड मैरी अ क्वीन। इफ आई वर अ किंग आई वुड मैरी अ क्वीन। अब करो इसकी इनवेरिएंट। सबसे पहले आप इफ को उड़ा दें और इस जगह पे आप वर को दे दें। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? वर आई अ किंग आई वुड मैरी अ क्वीन। या इफ ही वर्कड ही वुड पास। तमाम बच्चे इसकी इनवेरिएंट करेंगे। इफ ही वर्कड ही वुड पास। तमाम बच्चे इसकी इनवेरिएंट करेंगे। इफ ही वर्कड ही वुड पास। तमाम बच्चे इसकी इनवेरिएंट करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स इसकी इनवेरिएंट करेंगे। इफ ही वर्कड कॉमा ही वुड पास। शाबाश। कितने इनवेरिएंट्स? तो हेल्प आपको पता नहीं कि पास में प्रेजेंट टेंस है ये, तो क्या होता है हेल्प उसका? इवेंट का नेगेटिव बनाए, ये प्लेट का नेगेटिव बनाइए, प्लेट का। प्रोफेसर शाबाश, इन्वेंट करो उसकी जल्दी से। अबे भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ही वर्क नेगेटिव क्या होगा? ही वर्कड का नेगेटिव क्या होगा? ही वर्क। नेगेटिव क्या होगा? ही वेरी गुड अलीना, अलीना एक्सीलेंट, अलीना एक्सीलेंट। डिड ही वर्कड ही वुड पास। डिड, ओ भाई पूरा बनाओ, पूरा डिड लिखे ना भैया, तो मुझे पता है डिड होता है। सेंटेंस बनाए आप लोग। मतलब यार इतनी डम क्लास यार, मेरे कैरियर में इतनी इतनी निकम्मी क्लास मैंने कभी नहीं देखी यार, सही बता रहा हूं। तो क्या होगा? डिड ही वर्क कॉमा ही वुड पास, और एंड फुल स्टॉप होगा और क्वेश्चन मार्क नहीं होगा जी। अब अगला सेंटेंस है, आप इसकी इन्वेरिएंट करेंगे। और अगर किसी बच्चे ने इसकी इन्वेरिएंट ना की तो मैं उसे अभी मीटिंग से निकालूंगा, पहले बता रहा हूं। गलत करो ठीक करो, इन्वेरिएंट लाजमी करो इस सेंटेंस की। इफ ही had worked, comma, he would have passed. If he had worked, he would have passed. करो इसकी इन्वेरिएंट शाबाश। अगर किसी बच्चे ने इन्वेरिएंट ना की तो अभी मीटिंग से उसे निकाल दूंगा, अभी फौरन से, तुरंत। चलो मैं बाकी बच्चों को रिमूव करने लगा हूं। चलो जी स्टार्ट करूंगा अलग से जी। रिमूव। एक बच्चा रिमूव हो गया। अच्छा अभी हो रहे। अच्छा जी, अब
अब एक सेंटेंस की फिर इन्वेरिएंट कर भेज रहा हूं, जो इसकी इन्वेरिएंट कर गया उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी, जो इसकी इन्वेरिएंट कर गया उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल। क्या है इसके इन्वेरिएंट? इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल। शाबाश, इसकी इन्वेरिएंट करेगा, जो इसकी इन्वेरिएंट करेगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल। ओ भाई जल्दी करो यार। रुखसाना गलत, 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 गलत। ओ भाई तमाम बच्चों को कहा है यार, गलत। स्टॉप 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 स्टॉप। अच्छा ये बताओ कि कंडीशन कौन सी है ये? वेरी गुड साजिद अली। नहीं साजिद गलत कर गया, साजिद अली गलत कर गया, साजिद गलत कर गया, थोड़ी सी गलती कर गया, बस स्टॉप। साजिद अली थोड़ी सी गलती कर गए। ओ भाई ये सेकंड कंडीशन है। नहीं 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 नहीं, बस प्लीज स्टॉप 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 प्लीज। ओ भाई ये सेकंड कंडीशन है यार, सेकंड। ओ भाई देखो 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 देखो, समझे? एक बात को अंडरस्टैंड करो। देखो यार देखो, ये दो वर्ब्स हैं, डू और हैव। ये दो काम करते हैं, ये मेन वर्ब भी होते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। मेन वर्ब भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं। डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड। थर्ड फॉर्म क्या है? डन। हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। और थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। अब मैंने याद किया उस दिन आप लोगों को बताया था कि देखो हमारे पास एक वर्ब है प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड और थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। अब आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है? इसका बड़ा सिंपल सी बात है कि जो सेकंड फॉर्म है ना, ये विद आउट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी। बात मैं बात रिपीट नहीं करता, पहले बता रहा हूं। बच्चे उस्ताद पढ़ाता है इधर उधर सोचते हैं और फिर कहते हैं रिपीट कर दे। मैं पहले बता रहा हूं रिपीट नहीं करना मैंने। फिर कहेंगे सर ये रिपीट करना थोड़ी भाई, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। आप लोग मुझे एक दफा फीस देते, मैं भी एक दफा पढ़ाऊंगा बस, बाद में जाने तो। पहले बता रहा हूँ बच्चे क्या करते इधर उधर, कभी माँ से बात कर ली, बेटे से बात कर ली। भाई अगर 65 पे गया इंटेंशन भी पूरी दें आप लोग, रिपीट करूंगा, पहले बता रहा हूं। अच्छा प्ले, प्लेड, प्लेट, प्लेट सेकंड फॉर्म में, प्लेट थर्ड फॉर्म में, तो पता कैसे चलेगा? वो भाई प्लेट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बगैर इस्तेमाल होगी, सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल होगी। अब देखो आई प्लेट, अब प्लेट में अब तमाम बच्चे बताएगी कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है? आई प्लेट सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में बताओ? आई प्लेट में प्लेट सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? अब देखो नौशना का काम देखो, थर्ड फॉर्म लगा दिया यार, ऐसा कुछ चूतिया बंदा है ये। भाई सेकंड फॉर्म है क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है इसका कोई। और दूसरा मैं कहता हूं कि आई हैड प्लेट, आई हैड प्लेट, अब प्लेट यहां पे कौन सी फॉर्म है? आई हैड प्लेट अभी कौन सी फॉर्म है? अब गुड, अब ये हमारे पास प्यारे बच्चों इट इज अ थर्ड फॉर्म। अब देखो अभी हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं आई हैड दिस, आई हैड दिस। अब बताओ ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है? आई हैड दिस ये पास्ट इंडेफिनिट है या पास्ट परफेक्ट है? वेरी गुड शबान, जबरदस्त, इट इज अ पास्ट इंडेफिनिट। अब इसका नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव क्या होगा? अब इसका नेगेटिव बनाओ। वेरी गुड, नेगेटिव क्या होगा? आई डिड नॉट हैव दिस। शाबाश मेरे बच्चों,
अब करें इसकी नवरियन, अब करें इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल, करें इसकी नवरियन आप। शाबाश मेरे पुत्र शाबाश। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल, करो इसकी नवरियन, शाबाश। आप दिए इफ आई हैड मनी, कौन सी है हैड, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, कंडीशन 2 है, तो पास में अपने एट कैलकुलेट क्या होगा, सेंटेंस लिखे वहां पे, ठीक है सेंटेंस। अब बनाओ उसको, क्या बनेगा, ओ भाई जल्दी करो यार, घर भी जाना है मैंने। इफ आई हैड मनी आई वुड ट्रेवल, गुड। मुंह ना बनाया करो, मैं नहीं बनाता बच्चे। ओ भाई कहां मर गए हो आप यार, मतलब कि दिल के मैं तमाम को माँ बहन की गालियां दूं, तमाम बच्चों को, तमाम बच्चों को लगता है माँ बहन की, वुड के बाद ट्रेवल क्यों किया है यार आपने, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। भाई सिंपल सी बात है, इफ आई हैड मनी पास्ट सेकंड कंडीशन है, तो सेंटेंस क्या, अब डिड के बाद उसने हैड लगा दिया, हद होगी है यार। डिड आई हैव मनी आई वुड ट्रेवल। भाई कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, मैंने इधर पीछे क्या डांस किया, मैंने वो सेंटेंस बनाया आई हैड दिस, अब आई हैड दिस और आई हैड मनी सेम तो सेंटेंस है यार, आप कह रहे हैं कंफ्यूजन है। अब दूसरा सेंटेंस बना रहा हूं, वो है इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव ट्रेवल्ड, करें ठीक। अब इसके बारे में करें, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव ट्रेवल्ड, करें इसके बारे में, शाबाश। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव ट्रेवल्ड, करें इसके बारे में, शाबाश। वेरी गुड मारियाली, एक्सीलेंट बच्चे। मैं सिंपल सी बात है यार, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। आप सिर्फ क्या करना है, आप इधर आप हेल्प अप लेके आ जाए, क्या बनेगा, हैड आई हैड मनी आई वुड हैव ट्रेवल्ड, दिस इज कॉल्ड इन ओरिजिन। अब मैं एक चार्ट बना के दे रहा हूं, देखिए भाई, कंडीशनल सेंटेंसेस चार तरह के होते हैं। एक होता है जी जीरो कंडीशन, एक होता है कंडीशन 1, एक होता है कंडीशन 2 और एक होता है कंडीशन 3। अब ये बात मैंने 4 दफा रटी है, फिर भी एक बच्चा है, जब 3 पे हूं बच्चा कहता है कंडीशन 4। ओ यार मतलब कि यार पागल है यार, आप लोग स्टूपिड है यार। 4 दफा रटा है कि जीरो कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3, फिर भी कहता है फोर्थ कंडीशन। पहली बात 4 करता है, जीरो कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इधर C1 इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, कंडीशन सॉरी इधर कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। देखो भाई बताओ, जीरो कंडीशन में इफ क्लॉज में कौन सा सेंटेंस हो, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और मेन क्लॉज में कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट। फर्स्ट कंडीशन में कौन सा टेंस होगा, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट, इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनेट और मेन क्लॉज में फ्यूचर
इंडेफिनेट। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, इफ क्लॉज में या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या फिर आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और मेन क्लॉज में आप क्या करेंगे, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। और थ्री कंडीशन में इफ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाए हैं कि सीएसएस में शॉर्ट नोट कैसे बनते हैं। ऊपर वाले डिटेल नोट्स थे और ये शॉर्ट नोट्स के वन गो में आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। तो बेटा ये था हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने इसको डिटेल में पढ़ा है कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, चार टाइप के कंडीशन 1 2 3 और 0 1 2 3, और फिर हमने उसकी यूजेजेस की बात की है, और फिर हमने उसके रेफरेंस और स्ट्रक्चर की बात की है, और एंड पे आके हमने इनवर्जन की बात की है, और हमने उसके तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी देखे हैं कि इनवर्जन में क्या क्या एग्जामिनर आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने एक अच्छे टीचर बनेंगे तो फिर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी। अब सबसे पहले अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो चैट में नहीं, माइक ऑन करके क्वेश्चन करें। अभी मैं भी क्या नहीं करूंगा। तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, और वो हमारा टॉपिक है जी, देखें मॉडिफायर्स में आज हम दो मॉडिफायर्स पढ़ेंगे। मॉडिफायर्स, दो तरह के मॉडिफायर्स होते हैं भाई। एक होता है हमारे पास डैंगलिंग मॉडिफायर, और एक हमारे पास होता है मिस प्लेस्ड मॉडिफायर। डैंगलिंग मॉडिफायर और दूसरा होता है हमारे पास मिस प्लेस्ड मॉडिफायर। पहले पढ़ते हैं हम डैंगलिंग मॉडिफायर। प्यारे बच्चों, डैंगलिंग मॉडिफायर में होता क्या है कि आप लोगों का जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का अपना, वो मिसिंग होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है प्रॉपर, वो मिसिंग होता है। इसे हम डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, देखो हैविंग फिनिश्ड। अब बच्चे गौर से नहीं सुनेंगे और वो फिर कहेंगे एंड पे रिपीट सर, तो मुझे पर बड़ी तप चढ़ेगी और फिर मैं बताऊंगा उनको रिपीट क्या होता है। डैंगलिंग मॉडिफायर में होता क्या है कि आपको जो सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है सेंटेंस का। हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट कॉमा द टीवी turned on full stop. Having finished the assignment, the TV turned on. अब बताएं ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, इतना बताते हैं अभी। Having finished the assignment, the TV turned on. सेंटेंस ठीक है या गलत है इतना बता, बस अब इतना बताया। राइट है, वेरी गुड, राइट मारिया, वेरी गुड। आप क्या कहेंगी बेटा, मुझे वहां बताएं इसमें आप लोगों का सब्जेक्ट कौन है, बताएं सब्जेक्ट कौन है इसमें आपका। देखिए सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, इसमें काम किसने किया है, तो फिर सेंटेंस कैसे ठीक हो गया। वही तो बताने कि सब्जेक्ट आपका मिसिंग होगा, सब्जेक्ट गायब होगा, सब्जेक्ट नहीं है, काम किसने किया है वो तो पता ही नहीं है। हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट द टीवी टर्न्ड ऑन, क्या टीवी ने तो असाइनमेंट फिनिश नहीं की ना, क्या टीवी तो टर्न ऑन नहीं हुआ ना, तो ये सब्जेक्ट मिसिंग है। दिस इज कॉल्ड डैंगलिंग मॉडिफायर। या जैसा कि देखें
हैविंग, अच्छा क्या अभी 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 इसको मैं ठीक करते हैं। हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट द टीवी टर्न ऑन। अब इसको ठीक कैसे करना है? सब्जेक्ट लगा दें, आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। जैसे कि क्या करेंगे आप लोग, करेंगे हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट, द असाइनमेंट। अब आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट लगा सकते हैं। आप कह दें ही टर्न ऑन द टीवी, पहला तरीका ये है। दूसरा पैसिव कर दें, हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट कॉमा द टीवी वाज टर्न ऑन बाय हिम। दो तरीके हैं। ये तो सिंपल सी बात, सब्जेक्ट लगा दिया अपना। हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट द टीवी टर्न ऑन, ही टर्न ऑन द टीवी। अब पता चल रहा है कि असाइनमेंट भी ही ने फिनिश की है और टीवी भी टर्न ऑन ही ने की, और नीचे में आपने पैसा दे दिया। अब देखें, मैं कहता हूं क्लाइंबिंग ऑन, सॉरी क्लाइंबिंग द माउंटेन a snake found, climbing the mountain a snake found। अब बताएं सेंटेंस ठीक है गलत है? वेरी गुड अलीना, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो क्या बनेगा? हैव क्लाइंबिंग द माउंटेन कॉमा आई फाउंड अ स्नेक, या करेंगे a snake was found by me। दिस इज कॉल्ड डेंगलिंग। कितनी सिंपल सी बात है यार। इस सब्जेक्ट में से सब्जेक्ट लगा दें या फिर पैसिव कर दें, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, मिसप्लेस मॉडिफायर क्या होता है? मिसप्लेस मॉडिफायर में प्यारे बच्चों सब्जेक्ट तो होता है, लेकिन वो देखिए मिसप्लेस होता है, वो अपनी राइट प्लेस पे नहीं होता। सब्जेक्ट होता है लेकिन वो मिसप्लेस्ड सब्जेक्ट होता है। अब जैसे कि देखिए, मैं कहता हूं कि आई बॉट अ सोफा फॉर माई वाइफ विच was made of wood। अब देखिए, आई बॉट अ सोफा फॉर माई वाइफ विच वॉज मेड ऑफ वुड। बताए सेंटेंस ठीक है गलत है? बताओ शाबाश, बताओ। आई बॉट अ सोफा फॉर माई वाइफ विच वॉज, अभी गलत है। अब मुझे बताओ, आई बॉट अ सोफा, मैंने सोफा खरीदा, फॉर माई वाइफ, अपनी बेगम के लिए, विच वॉज मेड ऑफ वुड, क्या मेरी बीवी लकड़ी की बनी हुई थी? तो सेंटेंस मिसप्लेस्ड हो गया। क्या बनेगा? वेरी गुड, आप कहेंगे आई bought a sofa which was made of wood for my wife, या आप करेंगे प्यारे बच्चों for my wife, I bought a sofa which was made of wood। तो दिस इज कॉल्ड मिसप्लेस मॉडिफायर। और देखिए, जब आप लोगों ने ऐसे राइटिंग करनी है तो यू मस्ट, देखिए मैंने उस दिन बात की कि जो सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होना मैंडेटरी होता है, तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर सब्जेक्ट, अ रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट। उसके एक्शन डूअर डूइंग बिल्कुल साथ साथ हो। रिकॉग्नाइज्ड सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा तो वो, अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो वो डैंगलिंग होगा, अगर वो मिसप्लेस होगा तो भी गलत होगा। अब देखिए, तो दिस इज कॉल्ड डैंगलिंग एंड मिसप्लेस मॉडिफायर। जैसे कि देखें, हाँ हाँ रिचुअल में फॉर माई वाइफ के बाद कौन आएगा, बस उसके बाद सेंटेंस को। जी, तो दिस इज कॉल्ड डैंगलिंग एंड मिसप्लेस मॉडिफायर। समझ आ गया तमाम बच्चों को, मेरे बच्चों को ये पॉइंट समझ आ गया ना कि डैंगलिंग और मिसप्लेस मॉडिफायर में क्या फर्क होता है? बात समझ आ गया आप लोग? क्लियर हो गया बात?